Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School गनोडा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और एक लंबे टाइम के बाद आज हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर। और हम हमारे लास्ट लेक्चर में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को पूरा कर चुके हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स के वो वीडियो देखने बाकी हैं, आप पहले उन वीडियोस को कंप्लीट करिए, फिर आप इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और ऑफलाइन क्लासेस के दौरान सॉलिड स्टेट, ऑनलाइन क्लासेस में सॉल्यूशंस, डीएनए ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, इस प्रकार से हम अब तक कुल 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। जी बिल्कुल, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का नाम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, और इसको हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि बोर्ड में ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। बोर्ड में ये चैप्टर आएगा 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का। सबसे फर्स्ट थिंग, बोर्ड अगर ब्लूप्रिंट को अपन माने तो बोर्ड पेपर का क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न नंबर 26वां जो है वो बायोमोलिक्यूल का होगा, जो वास्तव में तो आएगा एक पैराग्राफ। वास्तव में क्या आएगा? पैराग्राफ। और वहां पर आपको 1+1+1 के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे 3 मार्क्स। 1+1+1 के 3 क्वेश्चंस। मतलब एक चीज आपकी दिमाग में ये क्लियर हो जानी चाहिए कि यहां से बड़ा प्रश्न कोई भी आने के चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, फिर सुन लेना ध्यान से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चांस नहीं है, कारण कि लास्ट 2 इयर्स ब्लूप्रिंट के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। डीएनए ब्लॉक से आ रहा है पैराग्राफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से पैराग्राफ आ रहा है। हो सकता है पैराग्राफ यहां से नहीं आए, हो सकता है 3 मार्क्स का कोई बड़ा क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाए, हो सकता है 2+1 का पूछा जाए। बट बोर्ड ऐसा मानता है और मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि आप इसके भरोसे रहें। मैं स्टार्ट से कहता हूं, अगर आप अच्छा स्कोर अचीव करना चाहते हैं, आप ब्लूप्रिंट को अवॉइड करें, पूरे कंसेप्ट को समझे, हर एक चीज को पढ़ना है और एनसीईआरटी को प्रिफर करेंगे और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको ही आप मानेंगे सजेस्टेड बुक, और इसी का सबसे ज्यादा आपको मदद लेंगे। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। और अगर आपने इस चैप्टर को रीड किया है तो मैं अब जो बताऊंगा कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बात आप पढ़ चुके होंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? तो सबसे पहले तो हमको पढ़ना है व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। क्या मतलब होता है बायोमोलिक्यूल्स का, वो पढ़ेंगे हम। बायोमोलिक्यूल्स के बाद हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जिसकी हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके तहत हमको कुछ एक पढ़ने हैं। एक तो हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स। ये 3 हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। इसके अलावा है लिपिड्स, हार्मोन्स, और पढ़ना है आपको एंजाइम्स। पूरा चैप्टर इन डिटेल्स के ऊपर है। और देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, थ्योरी पार्ट ज्यादा है इसके अंदर। थ्योरी पार्ट मतलब आप अपने दिमाग में एक पिक्चर ये सेट कर लीजिए, 20% रोल इस चैप्टर में मेरा है, रेस्ट 80% जो काम है वो आप लोगों को सेल्फ करना है, अभी भी बोर्ड पर्पस से भी। कारण कि देखो समझाने लायक क्या है, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स आएंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर वो मैं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं वो मैं बताऊंगा। लेकिन जो थ्योरी पार्ट है, जैसे डेफिनेशन है, बहुत सारे 1 मार्क के सीधे क्वेश्चन है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, वो आपको याद करने। सीधी सी बात है, खुद पढ़ना है। उसके अंदर मैं कोई आपको गोल के नहीं पिला सकता,
तो ये आप दिमाग में क्लियर कर लें कि इस चैप्टर के अंदर 80% मेहनत आपको करनी है, रेस्ट 20% मुझे करनी है। इसलिए जितना काम जैसे जैसे आपको बताया जाए वो वैसे वैसे आपको रोज का काम रोज करते जाना है। तो कल मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स के कुछ नोट्स भेज दिए, थोड़े नोट्स, उतना लेक्चर मैच करा दूंगा, फिर आपको आगे के नोट्स मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री की किस ब्रांच से बिलोंग करता है। बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री की किस ब्रांच से बिलोंग करता है, तो वो आप दिमाग में रखिए। बायोकेमिस्ट्री किससे बिलोंग करता है? बायोकेमिस्ट्री। Biomolecules belongs to the branch of chemistry which is named as biochemistry. कौन से पार्ट से बिलोंग करेगा? बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए बायो आप सब नोन है। बायो का मतलब होता है क्या? स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टू पार्ट्स होते हैं बायो, जूलॉजी एंड बॉटनी। वन डील्स विद प्लांट्स एंड वन डील्स विद एनिमल्स। ठीक है, आपको ह्यूमन बॉडी को कंसीडर करना है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर ह्यूमन बॉडी को कंसीडर करते हुए बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर कई सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है। पता है सबको? रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, ऐसे 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 हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। क्लियर? अब उन बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए कई सारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, नेसेसरी फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर एक बात कहें कि हमारी लिविंग बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन अ लिविंग बॉडी इज बिलोंग्स टू बायोकेमिस्ट्री। जो भी हो रहा है, एवरीथिंग, हमारी लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली सारी घटनाएं, सारी प्रोसेसेस बिलोंग करती हैं बायोकेमिस्ट्री से। ठीक है, इट डील्स विद द ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ अ लिविंग बॉडी। बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट deals with the all the biological processes of the living body। ये तो बात होगी किसकी? बायोकेमिस्ट्री की। किसकी बात होगी? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। बायोकेमिस्ट्री भी कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? टू पार्ट्स में। एक तो आ गई आपकी बायो ऑर्गेनिक और एक आपकी आ गई बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो बायो इनऑर्गेनिक की आपको ज्यादा बात करनी नहीं है। आप जो बात करेंगे यहाँ पर बायो इनऑर्गेनिक की आपको ज्यादा बात नहीं करनी है, ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। हमें जो डील करना है इस चैप्टर में वो है बायो ऑर्गेनिक। कौन सी है? बायो ऑर्गेनिक। मैं स्टार्टिंग में कह चुका हूं, दिस चैप्टर बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो यहाँ पर हम कौन सी केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं? आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर लेने जा रहे हैं। अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो सब के सब इनऑर्गेनिक के थे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ले रहे हैं और मैं वही बता चुका हूं। तो हमको बायो केमिस्ट्री के अंदर कहाँ फोकस करना है? बायो ऑर्गेनिक। और इसी के अंदर वो सारी चीजें आती है। कौन कौन सी? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, उसके बाद लिपिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी चीजें बायो ऑर्गेनिक के अंदर वन बाय वन आपको पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको बायोकेमिस्ट्री क्या ये समझ में आ चुका होगा, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री के बाद आता है बायोमोलिक्यूल्स। क्या आता है? बायोमोलिक्यूल्स। तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज बायोमोलिक्यूल्स। अब हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स? तो मोलिक्यूल्स वर्ड आप सब जानते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उनको हम मोलिक्यूल्स के अंदर बताते हैं जब एक फिक्स रेशियो में वो लोग एलिमेंट्स जुड़ते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स, ठीक, तो अब आप लोग याद कीजिए कि मैंने अभी आपको यहाँ पर एक बात बताई थी कि हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, प्रॉपर बिल्डअप के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। और हम क्या कहते हैं, वो चीज कहां से मिलती है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। क्या करते हैं? वी ईट फूड। क्लियर? तो वो भी आप 6th क्लास 7th क्लास जब शुरुआत करी थी आपने साइंस की, तो वहां आपने पढ़ी है व्हाई वी नीड टू ईट फूड। तो वहां हम पढ़ते थे वी नीड फूड
टू गेट एनर्जी, हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फिर क्वेश्चन आता है व्हाई वी नीड एनर्जी, तो वी नीड एनर्जी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, कुछ भी काम करना है तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, टू रन, टू ईट, टू स्लीप, इवन वी आर स्लीपिंग वी नीड एनर्जी। और आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इतनी कई सारी प्रोसेसेस होती हैं जिसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? द फूड दैट वी ईट, हम जो खाना खा रहे हैं। अब मान लीजिए कई बार आप लोग कागज खा जाते हो, इरेजर खा जाते हो, क्या वहां से किसी भी प्रकार की एनर्जी आती है क्या? नो। एनर्जी कहाँ से आती है? जो हम खाना खाते हैं। तो ऐसा खाने में क्या होता है? तो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। और वो कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, रफीज है, वाटर है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो बस इन्हीं को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। किसे कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स? दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ लिविंग बॉडी, जो एक लिविंग बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो क्या लिख सकते हैं इन शॉर्ट? मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर लिविंग बॉडी दूसरा, लिविंग बॉडी के लिए जरूरत होती है किस और क्या करने के लिए? फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है उन्हीं को तो हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और उन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। दिस इज द इंट्रो ऑफ चैप्टर। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अराइज नहीं करता है। जहां भी क्वेश्चन अराइज करता है प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा कि यस ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर अपना फोकस रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें बायोमोलिक्यूल्स तक पहुंचने के लिए हमारी बॉडी की कुछ चीजों के बारे में पढ़ना है। और अगर जब बॉडी की बात आती है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, बॉडी की सबसे छोटी से छोटी यूनिट। और वो यूनिट कौन सी है? तो सबको पता है, उस यूनिट का नाम है सेल। क्या नाम है? सेल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल, फिर हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड एनर्जी साइकिल। पहले हम सिर्फ पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो लेट मी डिस्कस अबाउट सेल। Let me start the new topic, cell. What is cell? सबको पता है सेल बहुत सारे अलग अलग जगह पर अलग अलग है। फिजिक्स के अंदर अगर आप सेल की बात करते हो, हमारे भी केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड चैप्टर, उसमें बात करोगे सेल की तो हम क्या बोलते हैं? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल, मोबाइल फोन को भी सेल कहते हैं। यहाँ जो सेल है साहब वो हम बात करेंगे बायोलॉजी और जो हमारी यूनिट है बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है, और बायो वाले स्टूडेंट को पता ही होगा और ऑलमोस्ट सबको पता होगा, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की खोज किसने करी? हु डिस्कवर्ड सेल? प्लीज फटाफट अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। Who discovered cell? सेल की खोज किसने करी? कम ऑन फास्ट, फटाफट अपने अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए कि सेल की खोज किसने करी। तो सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी हुई वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी? रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहली चीज, सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो ऐसा प्रश्न भी नहीं आएगा। कैसा नहीं आएगा? हु डिस्कवर्ड सेल। आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, ना कि सेकंड क्लास का। तो ये ध्यान रखें कि आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं तो इनको याद करना जायज है, बिकॉज इनसे इंट्रो करवाने वाले यही थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की खोज करी। अब सेकंड आता है, हम सेल किसको कहेंगे? व्हाट इज सेल? तो सेल के लिए हमेशा एक बेसिक डेफिनेशन हमारे दिमाग में आती है। क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमेशा से दिमाग में ये डेफिनेशन तो सबकी रहती है। क्या? सबसे पहले तो यहां पर वर्ड आपका अटकता है स्मॉलेस्ट। तो सेल हमारे बॉडी का सबसे छोटी यूनिट है, उससे छोटी यूनिट आपको नहीं मिलेगी। फर्स्ट। दूसरा, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है और जो फंक्शन हम कर रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेल। सेल की वजह से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, अदरवाइज हम ये कुछ भी काम नहीं कर सकते जितना हम सोच रहे हैं। ना तो हम कोई स्ट्रक्चर बन सकता है हमारी बॉडी का, ना ही हम कुछ फंक्शन कर सकते हैं विदाउट इमेजिन ऑफ सेल। तो पहली चीज, इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा, सेल को हम एक और कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। सेल्स को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। कारण कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। द सेल गेट्स कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गेन डेवलप होता है, और ऑर्गेन मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और उससे डेवलप होती है एक पूरी ह्यूमन बॉडी। क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी। तो अगर यहां से नहीं हो शुरुआत, तो क्या आप डायरेक्ट टिश्यू तक आ सकते हो क्या बिना सेल से? सेल जुड़ेंगे तो ही टिश्यू बनेगा ना। तो मतलब ये क्या है, आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे मकान बनाना है तो ईंट की जरूरत होती है, नो डाउट, साथ में रेत सीमेंट वगैरह सब चाहिए, लेकिन खाली रेत सीमेंट से तो मकान नहीं बना सकते। मेजरमेंट किस चीज की है? ईंट। उसी को तो कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रहा है वो कौन है? सेल। क्योंकि सेल्स ही आपस में मिलकर ये सारा काम कर रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी क्या बन गई? ह्यूमन बॉडी। तो ये तो बात होगी सेल के बारे में। देखो, हम बायो नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बेसिक चीजें ही बात करूंगा मैं, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। मैं इसलिए कहता हूं बार बार आप टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें। तो अ एनिमल सेल, एन एनिमल सेल इज कंसिस्ट ऑफ mainly 3 parts. An animal cell is mainly consists of 3 parts. First one is, आपके 3 चीजों की बात करनी है। एक तो है सेल मेम्ब्रेन। एक क्या है? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है साइटोप्लाज्म। दूसरा है साइटोप्लाज्म। और तीसरा है न्यूक्लियस। और तीसरा है न्यूक्लियस। तो ये 3 प्रकार के पार्ट्स होते हैं जनरली एक एनिमल सेल के अंदर। आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, लेकिन बेसिक जो हमारे काम की चीजें वो 3 मैं बताऊंगा आपको। कि एन एनिमल सेल इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो 1 बाय 1 हम तीनों को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। तो आइए हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सबसे पहले बात करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड डबल लेयर अराउंड द साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड थिंग जो हमारे काम की एक और है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये 3 बातें ही, ज्यादा नहीं पढ़नी हमको, 3 बातें ही पढ़नी है। सबसे पहला कि सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल, और इसको मैं सेकंड चैप्टर में अच्छे से समझा चुका हूं। सेमी मतलब कुछ कुछ, परमिएबल मतलब परमिशन, मतलब ये एक ऐसा आवरण है
मतलब क्या करता है, साइट मान लो जी ये है साइटोप्लाज्म आपका, और उसके चारों तरफ ये एक लेयर बना देता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज डबल लेयर। ये लेयर जो होती है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगी। दूसरा कैसी होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये कि जो रिक्वायरमेंट की थिंग्स हैं उनको तो ये अंदर आने की परमिशन देगा, बाकी चीजों को ये बाहर की ओर ही रोक देगा। दूसरा, साइटोप्लाज्म की चारों तरफ बनती है लेयर, और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये तो 3 पॉइंट थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्या कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकली चार्ज डबल लेयर अराउंड द साइटोप्लाज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये तो बात होगी किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। किसकी बात करेंगे, साइटोप्लाज्म। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म। सेकेंड आता है आपका साइटोप्लाज्म। तो पहले साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला, न्यूक्लियस लेस प्रोटोप्लाज्म। ये क्या होता है, न्यूक्लियस लेस होता है, साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियस लेस प्रोटोप्लाज्म, साइट्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, वाइटल सोर्स फॉर मेंटेनिंग लाइफ, वाइटल सोर्स फॉर मेंटेनिंग लाइफ, and fourth one is the various cell organisms like mitochondria, ribosomes, lysosomes, etc. are present in it। तो ये 4 पॉइंट आपके साइटोप्लाज्म से पर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज, इट इज न्यूक्लियस लेस प्रोटोप्लाज्म, मतलब ये कि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस लेस प्रोटोप्लाज्म है। कौन, साइटोप्लाज्म। कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए ज्यादा काम की चीज है, बायो वाले बच्चों को ये सारी चीजें पता ही है ऑलरेडी। दूसरा, साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। साइट का मतलब जहां पर ये होता है, मतलब ये कि किसी भी सेल में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो सब कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में। कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। किसी भी सेल की जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो सब कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में। थर्ड वन इज, इट इज वाइटल सोर्स फॉर मेंटेनिंग लाइफ। हमें अगर हमारी लाइफ को मेंटेन रखना है और लिविंग बॉडी को मेंटेन रखना है या सेल को मेंटेन करने के लिए साइटोप्लाज्म जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। एंड अगला, सेल के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो उसमें से जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। This one is the second part of the cell, साइटोप्लाज्म। इसके पहले हमने बात करी थी सेल मेम्ब्रेन। अब तीसरा और लास्ट जो बचता है वो है न्यूक्लियस। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। अगला जो हम बात करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियस। अगला है न्यूक्लियस। तो फिर अगला प्रश्न कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है सभी को। क्वेश्चन इज दैट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। क्वेश्चन है मेरा, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, और आंसर लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में। जिन बच्चों के नस में केमिस्ट्री का खून बह रहा है उन्होंने फट से आंसर लिखना चाहिए था रदरफोर्ड। मैं पढ़ा चुका हूं हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो इसका आंसर आना चाहिए था रदरफोर्ड। क्लियर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बायो के न्यूक्लियस की, ना कि केमिस्ट्री। और न्यूक्लियस केमिस्ट्री में किसने खोजा था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। याद आ रहा है सभी को कि भूल गए। रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें सडन उसने खोज करी थी न्यूक्लियस की। एज अ डिस्कवरी प्लान से न्यूक्लियस नहीं खोजा था उसने,
वो तो स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स की बारे में प्रैक्टिकल कर रहा था, उसके दौरान उसने न्यूक्लियस की खोज करी थी। यहाँ जो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं वो कौन सा न्यूक्लियस है, जो सेल का न्यूक्लियस। और मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखकर बताइए, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने करी, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन, इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। तो ये न्यूक्लियस की बात होगी, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। क्लियर। अब क्या है न्यूक्लियस, इट इज द सेंटर ऑफ, और सीधी सी बात है न्यूक्लियस वर्ड आते क्या होता है, सेंटर ऑफ द सेल, और वहां पर भी सेंटर की बात करते हैं, सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, सेल का सेंटर पार्ट है। दूसरा, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग बॉडी। ये क्या करता है, लिविंग बॉडी के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को मेंटेन करने का काम करता है। सॉरी, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, इन सारी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कमांड सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, कमांड सेंटर ऑफ लिविंग बॉडी। और कारण, क्योंकि ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट करने का काम करता है, कौन करता है, न्यूक्लियस, इसलिए हम इसको कहते हैं कमांड सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये तो बात थी सेल के जो 3 पार्ट्स हमने पढ़े, कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो इन तीनों की बात होगी। अब हम एक टॉपिक ले रहे हैं जो बहुत अच्छा टॉपिक है, सेल साइकिल या एनर्जी साइकिल। तो अगला हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड एनर्जी साइकिल। अगला हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड एनर्जी साइकिल। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता चुका हूं कि हमको एनर्जी कहां से मिलती है। तो वही बात, हम खाना खाते हैं, खाने से एनर्जी आती है और एनर्जी से हम हर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, यू हैव टू इमेजिन दैट कि अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं हो तो क्या हमारी बॉडी किसी भी काम को करने में सक्षम है, क्या एबल है क्या हम कोई भी काम करने के लिए। थोड़ा सा इमेजिन करिए कि अगर आपने 2-3 दिन खाना नहीं खाया है और आपको अगर कुछ काम करवाया जाए तो क्या वो काम आप अच्छे से कर सकते हैं, नेवर। अगर हमें कोई भी काम अच्छे से करना है, अगर हमें अपने आप को फिट रखना है, स्फूर्ति दिखानी है, तो इस सब चीजों के लिए हमको मेजर फैक्टर जो जरूरत होती है वो होती है एनर्जी की। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, एनर्जी इज द मेजर फैक्टर ऑफ लाइफ, एनर्जी इज मेजर फैक्टर ऑफ लिविंग बॉडी। एनर्जी किसी भी लिविंग बॉडी का मेजर फैक्टर है। क्लियर, पहली चीज। दूसरा, अब वो एनर्जी हमारी बॉडी में कहां से आई, क्या हमने जो सिर्फ खाना खाया है उस खाने से एनर्जी आ गई, नेवर। सिर्फ खाना खाने से एनर्जी नहीं आती। आपने पढ़ रखा है क्लास 10 चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ये कंसेप्ट सारा अच्छे से मालूम होना चाहिए। आधी बायो जो है उसमें निपट जाती है। ह्यूमन सिस्टम में बहुत सारे लिविंग सिस्टम दे रखे हैं बॉडी के, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर एक सिस्टम उस चैप्टर में दे रखा है। तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम जो खाना खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, फिर हम जो ब्रीथ करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, क्या होता है, उन फूड पार्टिकल्स का होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। मतलब हुआ क्या, एनर्जी कहां से बनी, एनर्जी इज फॉर्म्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फूड। फूड का जो है वो डिग्रेडेशन हुआ, डिग्रेड हुआ ना फूड,
और उस वजह से एनर्जी बनी। उस कॉम्प्लेक्स फूड जो आपने खाया था उसको डिकम्पोज करके, उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया गया, एनर्जी बनाई गई। और उस एनर्जी का यूज हमारे बॉडी के अंदर हम वेरियस ऑपरेशंस में काम में लेते हैं। क्लियर? और सेकेंड, और ये एनर्जी करती क्या है और एनर्जी कैसे बनी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर होने वाली ऐसी रिएक्शंस, ऐसी बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसके दौरान या तो एनर्जी रिलीज होगी, बात को ध्यान से समझना है, एनर्जी रिलीज और यूटिलाइज्ड, दो चीजें होंगी आपकी बॉडी के अंदर। दो काम होंगे, या तो जो काम हो रहा है उसके दौरान या तो एनर्जी रिलीज होगी या उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, दोनों में से एक काम होगा। बात को ध्यान से समझेंगे, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके दौरान या तो एनर्जी आपकी रिलीज होगी या आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। बात को फिर ध्यान से समझेंगे, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग दैट यू डू, या तो उसके दौरान आपकी एनर्जी रिलीज हो रही होगी या आप उसके लिए एनर्जी लगा रहे होंगे, दोनों में से एक काम आप कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस, ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन जिनके दौरान ये दोनों में से कोई भी काम होता हो, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। The various biological या biochemical reaction inside our body during which energy is released or utilized are known as metabolic reactions. उन reactions को हम क्या कहते हैं? Metabolic reactions। और उन reactions के दौरान दो चीजें होती है। There are two parts of metabolism reaction। Metabolism reaction के दो parts होते हैं। पहला तो है anabolism, और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस। ये जो भी रिएक्शंस हो रही हैं वो दो पार्ट्स में होती है, एक तो कहलाती है एनाबॉलिज्म और दूसरी कहलाती है कैटाबॉलिज्म। तो हम इनकी बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे एनाबॉलिज्म की। तो लेट वी डिस्कस अबाउट एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। फर्स्ट हम बात करेंगे एनाबॉलिज्म की। तो एनाबॉलिज्म में क्या होगा? तो एनाबॉलिज्म के अंदर सबसे पहला तो होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस। मतलब पहला काम जो होगा एनाबॉलिज्म के अंदर कि आपकी बॉडी के अंदर जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनाना, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, इसमें आपको आपकी एनर्जी लगेगी। क्लियर हो क्या रहा है एनाबॉलिज्म को? ध्यान से समझना। यहां से प्रश्न आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, इसलिए प्रश्न आ सकता है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है। तो एनाबॉलिज्म में तो क्या हो रहा था? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस। सिंपलर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। इसको तो हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। और सेकेंड हमारा आता है कैटाबॉलिज्म। सेकेंड हमारा क्या आता है? कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म के बारे में आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो इसमें क्या हो रहा था? ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस। देखो दोनों दिखने में सिमिलर है लेकिन है दोनों अलग अलग। यहां सिंपलर मॉलिक्यूल्स को मिलाकर कॉम्प्लेक्स बना रहे थे और एनर्जी लगा रहे थे, वो एनाबॉलिज्म। लेकिन यहां क्या हो रहा है? आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑलरेडी है, आप उसको तोड़कर छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स बना रहे हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। मतलब ये कि जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स से, तो एनाबॉलिज्म, और उसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जब हम छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एंड इसके अंदर दूसरी चीज, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। इसके अंदर क्या हो रहा था? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा था सिंपलर मॉलिक्यूल से। इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
इसमें एनर्जी लग रही थी और इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। दीज आर सम मेजर डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे प्रॉपर सेल फॉर्मेशन और एनर्जी फॉर्मेशन के ऊपर और एनर्जी डायग्राम के ऊपर, एनर्जी साइकिल। अब हम बात करेंगे एनर्जी साइकिल की, हाउ सेल्स गेट्स एनर्जी। तो बात को ये ध्यान रखना है, ये सेल्स है और आपने क्या खाया, फूड। क्या खाया, फूड। सेल्स को चाहिए एनर्जी, हमने कहा मिलेगी फूड से, लेकिन फूड का कराना क्या है हमको, ऑक्सीडेशन। क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या, सेल्स गेट फूड बाय द गेट्स एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मतलब सेल जो है वो एनर्जी कहां से प्राप्त करेंगे, तो जैसे ही फूड का ऑक्सीडेशन होगा वहां से जो एनर्जी बनेगी वो जाएगी सेल के पास। पहला पॉइंट, वेयर डज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स पार्ट इन सेल। सेल के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वाली प्रोसेस कहां होती है, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर। इस जो एनर्जी है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो होगा वो कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से, और जो एनर्जी स्टोर होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये तो बात होगी किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, सेल की, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के अंदर एनर्जी कैसे फ्लो करती है, एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी बात करेंगे। अब सेल डायग्राम, एनर्जी डायग्राम बनाएंगे अपन, और एनर्जी साइकिल। अब हम बात करेंगे सेल साइकिल की। ये है आपका सेल साइकिल। अब आपकी जो एनर्जी फॉर्मेशन होगी वो होगी करेंसी, जैसे कहते हैं ना अपन करेंसी रुपीज, वैसे एनर्जी की करेंसी यहां पर आप जो लोगे वो है एटीपी। क्या है, एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी की फुल फॉर्म है। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले यहां पर आपकी शुरुआत होती है ग्लाइकोलाइसिस से। किससे होती है, ग्लाइकोलाइसिस। तो आपके पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है C6H12O6, जो कहां से आया, जो खाना आपने खाया उसका होना क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन। और फर्स्ट स्टेप में होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अंदर ये जो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुविक एसिड्स में। किसमें होता है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो कि पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन होते हैं। तो इस तरीके से ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था वो 2 C3 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड, CH3COCOOH। ये है आपका पायरुविक एसिड का फॉर्मूला। अब आपने क्या किया, यहां पर 2 ATP लगाई थी, जिसमें से वापस आई आपके पास 2 ADP। मतलब एक फॉस्फेट आपके पास गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से आ गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ होगा कि सर यहां पर तो एटीपी बना नहीं है और आप एटीपी लगा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे कि हमको अगर कोई बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसा लगाना है। ऑब्वियसली आप 10 रुपीज लगाओगे तो आपको 100 रुपीज मिलेंगे, 100 रुपीज लगाओगे तो 1000 रुपीज मिलेंगे। मतलब पैसा पैसे को बनाता है। तो यही चीज यहाँ पर है कि हम कुछ एटीपी खर्च भी करेंगे और उसके एवरेज में एटीपी बनाएंगे। ये सब करेंसी है, NADH, NADPH, वो सब 1 NADPH = 3 ATP, ऐसे अलग अलग सबकी वैल्यूज है। तो इस तरीके से टोटल 36 ATP जनरेट होती है अपने एनर्जी साइकिल के अंदर। सेल डिवीजन मेथड भी आपके पास सब अलग अलग है, मिटोसिस, मायोसिस, वो सब आप पहले पढ़ चुके हो। अभी हमको सिर्फ इस डायग्राम की बात करनी है जो हमारे टेक्स्ट बुक में है। क्लियर। अब क्या होगा, अगर ये पायरुविक एसिड जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये फॉलो करेगा क्रेब्स साइकिल्स को, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। पर इतना पता होना चाहिए, अगर ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाता है वो क्रेब्स साइकिल को फॉलो करेगा। और अगर ये हुआ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो कौन सा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो एनिमल्स में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। तो ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा लैक्टिक एसिड के, CH3CHOOH, COOH, 3 कार्बन के दोनों मॉलिक्यूल्स बनेंगे 6।
और अगर प्लांट्स में होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड 2 × CH3CHO, और ये एसिटाल्डिहाइड फर्मेंटेशन के दौरान एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा और आपके पास बन जाएगा CH3CH2OH, और इस तरीके से आपके पास नीचे प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से CH3CH2COOH। क्लियर? तो ये प्रोसेस है, लेकिन आपको ये बताना है कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान एनर्जी की जो करेंसी बनेगी वो बनेगी 36 ATP, और ये कंप्लीट रिएक्शन आप कैसे बताओगे? तो आपके पास था क्या? C6H12O6, उसका आपने कराया क्या? ऑक्सीडेशन, और ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन आपके पास बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2, और साथ में बनता है H2O प्लस 36 ATP एनर्जी। और वो CO2 कैसे बना वो भी समझना। ये जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर देखो आप CH3CHO बना, और कितने मॉलिक्यूल बने? 2। C कितने कार्बन है? 2, और टोटल यहां पर कितने थे? 6। बात को ध्यान से समझना, यहां 6 थे, यहां कितने हो गए? 4। 2 कहां गए? तो डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, यहां पर CO2 निकलेगा, इसीलिए यहां पर हम बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में किसको बताते हैं? CO2 को। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, बायो वाले बच्चों ने पढ़ रखा है, और अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको टेक्स्ट बुक से एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये बात होगी सेल साइकिल, एनर्जी साइकिल सब की। अब हमारा मेजर पार्ट जो इस चैप्टर का स्टार्ट होता है, जो सबसे पहला बायोमोलिक्यूल है जिसके बारे में हमको डिटेल में बात करनी है, वो अब यहां से स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट। बिना किसी भूमिका के सीधे मेन टॉपिक पर आएंगे। अब जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो लेट वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में ज्यादा आप लोग पहले नहीं जानते होंगे या नहीं पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं ये हो सकता है आपने पढ़ा होगा, या उसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं ये आपने पढ़ा होगा, और क्या चीजें ऐसी हमें खाने चाहिए जिससे हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बना रहे। ये कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स आपने जरूर पढ़े होंगे। आज हम कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, इन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो उससे पहले एग्जैक्टली व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट या व्हाट इज मीन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में हमको ज्यादा जानना जरूरी है। तो जब इसकी बात हुई तो इनिशियल लेवल पर तो हमारी आदत है, हम क्या करते हैं, इससे इसका मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब इसके बारे में सोचा गया तो सबसे पहले दिमाग में ये आया कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ दिया जाए तो ये बनता है कार्बन प्लस हाइड्रेट्स। अगर इसको तोड़ा जाए तो कुछ इस तरीके से टूटेगा, ये कार्बन प्लस हाइड्रेट्स, और इसी के आधार पर इसकी डेफिनेशन दी गई। कार्बन प्लस हाइड्रेट्स, तो इस आधार पर डेफिनेशन क्या बनी? तो डेफिनेशन ये बनी, कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये बात बनी डेफिनेशन। इनिशियल डेफिनेशन यूं कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ऐसी डेफिनेशन एग्जाम में आप नहीं लिख सकते। मैंने क्या कहा, जब शुरुआत हुई तब ये दिमाग में आया कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब देखना आगे क्या होगा। और दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनते हैं प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? इट इज द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड क्या बनता है साथ में? तो क्या होता है प्लांट्स के अंदर? तो रूट तो क्या करती है, देती है H2। रूट्स क्या देती है? H2। और प्लांट्स क्या लेती है? याद करिए, प्लांट्स क्या लेती है? तो प्लांट साथ में लेती है क्या? फटाफट बोलिए। प्लांट्स लेते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा से। ठीक है,
तो यहां पर हमने क्या किया, XCO2 प्लस YH2, मतलब क्या, X molecules of carbon dioxide, Y molecule of H2O gets react with each other to form CXH2OY plus XO। ये रिएक्शन हुई फोटोसिंथेसिस की, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के X मॉलिक्यूल, उनकी रिएक्शन हुई H2O के Y मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये बना और इसी को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। जिसकी अगर इसकी रिएक्शन एक आप लोगों ने जो पढ़ रखी है वो मैं लिखूं, 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। पढ़ रखी है रिएक्शन, याद आ रही है सबको? ये रिएक्शन पढ़ी है हमने, क्या पढ़ी, तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, तो ये ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो इन्होंने ये कहा कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट को जनरली इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की फॉर्म में। तो अब देखना इनिशियल लेवल पर एक बात क्या पता पड़ी आपको कि जनरली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनते हैं, और इन्होंने ये कहा कि इनका जनरल फॉर्मूला, कार्बोहाइड्रेट्स कैन जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ CXH2OY। इनिशियल लेवल पर यह कहा गया कि जो भी फॉर्मूले हैं जो इस फॉर्मेट में सेट होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। बात को ध्यान से समझना, जो भी इस फॉर्मूले में सेट हो गया वो कार्बोहाइड्रेट्स, इनिशियल लेवल पर ये माना गया। फिर इन्होंने चेक भी किया, जैसे कि इन्होंने लिया ग्लूकोज जो है वास्तव में कार्बोहाइड्रेट है, तो इनको इन्होंने इस फॉर्मेट में लिखना चाहा, कैसे लिखा, C6, फिर लिख दिया H2O, और H2O को भी क्या लिख दिया, H2O को लिख दिया 6। तो देखो ये सेट हुआ, इसमें हाइड्रोजन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 6, तो C6H2O6, तो ये इनका फॉर्मूला सही बैठ गया, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। फिर इन्होंने ले लिया C12H22O11, इसको लिया, इसको उन्होंने लिखा C12H2O11, तो H22O11 ये भी सही बैठ गया। तो जब इन्होंने ये 1 2 4 एग्जांपल्स देखे तो ये कई हद तक श्योर भी हो गए कि हम सही कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन दिक्कत कहां है, मैंने पहले कह दिया इनिशियल लेवल, मैंने अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर डेफिनेशन आपको नहीं बताई है, उसकी भी बात करूंगा मैं, लेकिन हम इनिशियल पढ़ रहे हैं, तो इनिशियल क्या दिक्कत आई वो पढ़ेंगे, फिर जाएंगे मेन, फोकस करेंगे मेन टॉपिक के ऊपर। तो क्या हुआ, जब ये फॉर्मेट बनने लगे तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये सही है, लेकिन फिर आए कुछ एक्सेप्शंस। क्या है एक्सेप्शंस, उनकी हम बात करते हैं। तो ये तो बात होगी इनिशियल लेवल की, अब हम बात करते हैं कि एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो एक्सेप्शंस आए ये, और एक्सेप्शंस ये आए, इन्होंने ये कहा कि सब कई सारे ऐसे और भी कंपाउंड हैं जिनको इन फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, लेकिन वो तो कार्बोहाइड्रेट से ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल लिया इन्होंने फॉर्मेल्डिहाइड, कौन सा लिया, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं CH2O, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, CH2O। ये इस फॉर्मेट में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये C1 और H2O1 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, जो हमने डेफिनेशन बताई। हमने जो डेफिनेशन बताई कि जो इस फॉर्मूले में सेट हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेल्डिहाइड तो क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उसके अलावा और एग्जांपल आया, जैसे कि CH3COOH, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। इसको भी हम लिख सकते हैं C2H2O2, C2H2O2, तो H3N14, 2 2 4, O2, तो हमने इसको भी तो इस फॉर्मेट में लिख दिया, मतलब तो ये भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बट वास्तविकता ये थी फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अब इनके सामने आ गई दिक्कत कि ये तो वास्तव में गलत हो गया। अब अगर ये दो ही रहते तो ये तो क्या कहते थे कि साहब ये एक्सेप्शंस है, और नो डाउट केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो काफी दिक्कतें आई। तब उनको पता पड़ा कि वी आर रॉन्ग, ये डेफिनेशन सही नहीं हो सकती। और दूसरी दिक्कत क्या आई कि दूसरी दिक्कत ये आई, इन्होंने ये कहा कि कई सारे ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो है कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन वो इस फॉर्मूले में सेट नहीं होते हैं, और उसका सबसे जाना माना एग्जांपल है रेमनोज,
सबसे मेन एग्जांपल कौन सा, रेमनोज C6H12O5, ये इसका एग्जांपल है। C6H12O5 रेमनोज विच एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रेमनोज क्या है, रिमनोज भी कहते हैं कई बार इसको प्रोनाउंसिएशन में, रेमनोज इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। रेमनोज जो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसको उस फॉर्मेट में लिखिए आप C6H2O। अगर आप इसको 6 लिख देते हो तो हाइड्रोजन तो 12 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, तो आप उस फॉर्मेट में लिख नहीं सकते। और अगर आप इसको 5 ही लिख देते हो तो 5 लिखोगे तो हाइड्रोजन 10 हो गए, 2 हाइड्रोजन बच गए। मतलब किसी भी तरीके से इसको आप उस फॉर्मेट में नहीं बिठा सकते, जबकि ये तो है कार्बोहाइड्रेट। तो ये दिक्कत आई। इसके अलावा डीऑक्सीराइबोज जिसका फॉर्मूला है C6H10O4, ये भी क्या है, डीऑक्सीराइबोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। डीऑक्सीराइबोज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसको भी आप उस फॉर्मेट में नहीं बिठा सकते हैं। H2O5 लिख दोगे तो ये 10 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 5 हो गया। और अगर इसको 4 लिखोगे तो 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे। मतलब ये भी उस फॉर्मेट में नहीं बैठ रहा है, बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये मेजर जो 2 प्रॉब्लम उनके सामने आई, जिसकी वजह से उनको पीछे हटना पड़ा और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, आगे जब इनको ये बात पता पड़ी कि कार्बन के हाइड्रेट्स होते ही नहीं, देखो बहुत ही मजेदार कंसेप्ट, और ये बहुत कम बुक्स में अवेलेबल है और कई सारे टीचर्स इसको एक्सेप्ट करने से भी इनकार करते हैं, लेकिन ये बात सही है कि इस बात का जिक्र भी हुआ है। एसपी जौहर की बुक है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि कार्बन के हाइड्रेट्स नहीं थे, ये भी उनको पता पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें ये क्लियर हो गया कि यस, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के हाइड्रेट्स है ही नहीं, और ये आप टेक्स्ट बुक में भी पढ़ सकते हो, अपनी टेक्स्ट बुक में इसको डिटेल में बता रखा है। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स की पिक्चर क्लियर होगी कि इनिशियल लेवल पर जो पॉइंट सोचे थे वो ठीक था, लेकिन बट एग्जैक्टली दे आर नॉट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो व्हाट इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की। प्रॉपर डेफिनेशन, तो प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और such compounds which give such compounds on हाइड्रोलाइसिस। ये डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर आपको एग्जाम में पूछा व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, आपको ये लिखना है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अब इस डेफिनेशन को समझना, क्या कहा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉइंट बना के पढ़ना, पहला पॉइंट। दूसरा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तीसरा पॉइंट, और विच कंपाउंड गिव्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब क्या, या तो ये अपने आप में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये बने, उन दोनों को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ऐसे कंपाउंड जो अपने आप में या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, या फिर जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ए एंड बी ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन मान लो मेरे पास सी है और सी का मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया और मेरे पास ए बन गया, तो ये सी भी क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मेरे पास डी है और डी का हाइड्रोलाइसिस कराया, मेरे पास बी बन गया, तो ये डी भी क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मतलब या तो जो सीधे सीधे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है वो कार्बोहाइड्रेट है, या फिर जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये बन जाए वो कार्बोहाइड्रेट्स है। दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। याद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं थ्योरी चैप्टर है, सीधा सीधा समझ में आना नहीं है। ओके, यस।
अब देखो, अब हमको ये पता करना है कि कौन सा कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो 3 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला तो है ऑप्टिकली एक्टिव। पहला पॉइंट क्या, कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। दूसरा पॉइंट पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। और तीसरा पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन, CHO या C डबल बॉन्ड O, ये प्रेजेंट होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स आपको बात करनी है कार्बोहाइड्रेट्स में। सबसे पहली बात है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो इस पॉइंट को समझना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हम किसको कहते हैं, चैप्टर 16 12th का स्टीरियो केमिस्ट्री, उसके अंदर इसको डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हम किसको कहते हैं, विच कैन रोटेट द PPL, जो PPL को रोटेट कर दे वो कंपाउंड कहलाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। अब दिमाग में क्वेश्चन होगा सर PPL क्या है, तो PPL को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हम कहते हैं द कंपाउंड्स व्हिच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज PPL। अब ये क्या है, तो फटाफट बेसिक समझ लेना कि जनरली जो सनलाइट होती है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, वो चारों डायरेक्शन में ब्रॉड करती है, चारों डायरेक्शन में फैलता है। तो इसको जब एक डिवाइस है निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। कैसा हो जाता है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये तो नॉर्मल लाइट है और इसको निकोल प्रिज्म से पास किया तो ये जो यूनिडायरेक्शनल लाइट आपको मिली वही कहलाती है PPL। वो क्या कहलाती है, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये यूनिडायरेक्शन है। अब मान लो कोई कंपाउंड इसके अंदर से पास हो रहा है और इसने इस लाइट को घुमा दिया, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी घुमा दिया तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे भी घुमा दिया कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये चीज क्लियर हुई। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कंडीशन क्या है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, मतलब वो PPL को घुमा देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब बहुत सारे और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप, मतलब ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके साथ बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े हुए हो, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, या तो उसके साथ CHO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो एल्डिहाइड, या उसके साथ कीटोन जुड़ा हो, या तो उसके साथ एल्डिहाइड जुड़ा हो या उसके साथ कीटोन जुड़ा हो। इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। अगर ये 3 पॉइंट्स आपको दिख गए तो आपको समझ जाना है कि आपको जो दे रखा है कंपाउंड वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। अब मैं एक बेसिक एग्जांपल लेकर बता देता हूं ग्लूकोज का। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, सबको पता है, C6H12O6। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं। और यहां पर आ जाएगा CH। क्लियर। अब कार्बन गिन लीजिए आप, कार्बन कितने हुए, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। H12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा यहां पर ये एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 3 4 5 6, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11 एंड 1 12 हो गया। H12 O6 1 2 3 4 5 6। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, फिशर स्ट्रक्चर। कौन सा है, फिशर प्रोजेक्शन इसको कहते हैं। इसको मैं बनाना सिखाऊंगा, घबराना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। जैसा मैं बता रहा हूं उतना कंसेप्ट समझ जाओगे तो आप ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो, जरा भी लोड नहीं लेना है, आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। तो देखो पहला पॉइंट, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो ऑप्टिकली एक्टिव पता करने के लिए आपको चाहिए कीरेल कार्बन। क्या चाहिए, कीरेल कार्बन। तो देखो इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 कीरेल कार्बन है और कीरेल कार्बन के ऊपर हम स्टार लगाते हैं।
अब दिमाग में क्वेश्चन आया कीरेल कार्बन सर किसे कहते हैं? तो कार्बन के पास 4 वैलेंसीज होती है। अगर चारों वैलेंसीज पर अलग अलग ग्रुप है तो देखो यहाँ पर एक CHO ग्रुप है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर ये पूरा है। इस कार्बन से तो ये पूरा लटक रहा है ना, तो चारों ग्रुप अलग अलग, एक भी ग्रुप सेम है क्या? नहीं, तो ये कीरेल है। अब इसका देखो यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ ये पूरा और नीचे ये पूरा, सब अलग अलग है। ये भी कीरेल है, ये भी कीरेल है और ये भी कीरेल है। तो ये चारों कार्बन क्या है? कीरेल कार्बन। मतलब ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, पहली कंडीशन अप्रूव्ड। दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, तो देखो कितने सारे OH ग्रुप है, 1 2 3 4 और 5 है कि नहीं? बहुत सारे ग्रुप हो गए, ये भी हो गया। तीसरा या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, तो CHO दिख रहा है, तो ये CHO दिख गया। इट मींस ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपको 3 पॉइंट्स देखने हैं। कौन सा? कि या तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है या नहीं, और तीसरा एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं। तो अगर इन 3 पॉइंट्स को आप देख लोगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो ये थी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। तो ये बात होगी डेफिनेशन की। अगला टॉपिक आप लोगों को देखना है वो है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उससे पहले 2 नोट्स के अंदर मैंने आपको भेजा है 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स कि एक जनरली जो शुगर हम यूज लेते हैं हमारे घरों में, जो शक्कर हम काम में लेते हैं, द नॉर्मली दैट शुगर वी यूज इज सुक्रोज। वो कौन सी शुगर है? सुक्रोज है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? सुक्रोज। जो जनरली हमारे घरों में हम शक्कर काम में लेते हैं ना, वो है सुक्रोज। और दूध के अंदर जो प्रेजेंट होती है शुगर, उसका नाम है लैक्टोज। कौन सी है? लैक्टोज। कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे और जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। दोनों पॉइंट मैंने नोट्स में आपको बता रखे हैं। और अगला टॉपिक हमारा आ रहा है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या है? टू प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी, हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, एंड टू स्टोरेज ऑफ फूड मॉलिक्यूल, जैसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से स्टोरेज ऑफ फूड में इसका काम में लिया जाता है। सेल वॉल भी इससे बनी हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट की सेल वॉल भी बनी हुई होती है। तो कुछ फंक्शंस आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, आपको वहां से पढ़ लेना है। थ्योरी का चैप्टर है, ज्यादा नहीं चलाएंगे, आज के लिए इतना काफी है। आज हालांकि मैं चाह रहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी हो जाए, मैंने उसके नोट्स आपको भेज रखे हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफी। यहां तक का वीडियो आप देख लें, नोट्स को अच्छे से पढ़ें, टेक्स्ट बुक को वापस से पढ़ें, एक एक 2-2 बार ये काम करते जाओगे, चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज ये चैप्टर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, तो इसको आप साथ साथ में पढ़ते रहें। टेक्स्ट बुक का यूज लेना नहीं भूलें, नोट्स का यूज लें, वीडियो देखते रहें। और अगर कुछ भी क्वेरी आपके दिमाग में हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आपके दिमाग में है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को 12th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए। और वीडियो देखने के बाद नो डाउट आप कहीं से भी हैं, किसी भी स्कूल से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आपने ये वीडियो देखा है, आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि यस हमने ये वीडियो देखा है। ठीक है, धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।